वेलकम टू एग्जाम्पल बच्चों। ठीक है, तो हमने क्या करा था, हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया था, सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया था, सेक्शन सी भी कंप्लीट कर लिया था। सेक्शन डी के मैंने आपको, अगर किसी को याद हो, सबसे पहले मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था। ठीक है, इसमें से मैंने आपको ऑलमोस्ट ये पूरा करा दिया था और इसमें मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दे दिया था, फॉर्मूला बता दिया था, बस आपको वैल्यूज पुट करनी थी। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों से क्वेश्चन कराया था ये वाला। इसे मैंने आपको क्या बताया था कि आपकी एक और एंट्री की टेबल बनेगी जो थी आपकी कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, और उसमें मीडियन का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया था, एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता दिया था मीडियन का। बस मीडियन में हर एक चीज की वैल्यू पुट करनी थी। एल क्या थी, आपकी लोअर क्लास की लिमिट थी। ठीक है, एच क्या था, क्लास साइज का डिफरेंस, कि कितने कितने डिफरेंस में हाइट आ जाती है वो उसकी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन कराया था 33। ये क्या थे आपके, एक जैसे एकदम थ्योरम सी थी जिसमें आपको प्रूव करना होता था कि ये जो इनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, आई होप आप सबने कर भी लिया होगा, ये क्वेश्चन सेम ही था। फिर अगर किसी को ये इसी समझ में नहीं आया था, वो मैंने यहाँ से बता दिया था आपको कैसे करना है, इनका रेशियो में पुट करना है और वहां से आपकी ईसी की वैल्यू आ जाती। ठीक है, चल अब मैं आपको ओवरव्यू दूंगी, क्योंकि बच्चे देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, नहीं कर पाए आप लोग, तो आप लोग मुझे क्या करो, आप कमेंट से बता दो कि इस क्वेश्चन ये हमको नहीं आया मैम, आप बता दो, मैं बता दूंगी। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, चलिए इसके बाद इसमें एक ही क्वेश्चन बचा था, वो था आपका ये वाला क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन। याद रखो, एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा ही आएगा इस चैप्टर में से 4 नंबर का। ठीक है, मैं दोनों का आपको ओवरव्यू बताऊंगी, वैल्यूज पुट करके सोल्व आप लोग खुद करोगे। ठीक है, बेसिक बता दो, वो है ना कि जैसे पेपर में बच्चे टेस्ट में चीटिंग करते, भाई तो तुम मुझे बस हेडिंग बता दे, लिख मैं अपने आप लूंगा। मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी, फॉर्मूला कैसे कहाँ से चीजें आई हैं। ठीक है, सबसे पहले ये स्ट्रीम वाला क्वेश्चन लेके चलते हैं। ये बहुत ईजी होता है और बच्चे इसमें हमेशा नंबर कटवाते हैं। पहले तो आप लोगों को अप स्ट्रिंग और डाउन स्ट्रिंग का पता होना चाहिए। ठीक है, एक मोटर बोट है, एक बोट है जिसकी स्पीड कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है यहाँ पे, 18 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में, जब पानी ठहरा हुआ है, पानी चल नहीं रहा है, एकदम ठहराव में खड़ा है। ठीक है, तब वो बोट 1 घंटा ज्यादा लेगी टू ट्रेवल 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। ठीक है, तब वो क्या करेगी, तब वो मोटर आपकी 1 घंटा ज्यादा लेती है ट्रेवलिंग में, जब वो अप स्ट्रीम जाएगी एज कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम। ठीक है, हमें यहाँ पे स्पीड नॉर्मल दे दी कि जब वो ठहरा पानी में थी तो इतना था। मैं क्या लेके चली इसमें, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब मैं किसकी, ये तो नॉर्मल स्पीड उसकी थी, वाटर की थी, अब मैं किसके लेके चली, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब आप किसी काम को अपोजिट डायरेक्शन में करते हो, तब आप लोगों का जो फोर्स है वो ज्यादा लगता है। ठीक है, तब आप लोग नेगेटिव में जाते जाते हो, इसीलिए जो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम होगा ऑफ बोट, वो क्या होगा, वो आपका 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर होगा, क्योंकि इसने अपोजिट डायरेक्शन में कम करा है। अपोजिट डायरेक्शन में जाते जाओगे तो आपका फोर्स भी ज्यादा लगेगा और आपकी स्पीड ऑब्वियसली कम हो जाएगी। स्पीड, जो बोट की स्पीड है वो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। इसलिए मैंने बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करा है, क्योंकि आप अपोजिट में जा रहे हो। ठीक है, जैसे बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत तेज, वैसे आप नॉर्मली ऐसे चलते हो।
ठीक है, आप नॉर्मली अपनी स्पीड में चलते हो, लेकिन मान लो हवा इस साइड से आती है, आप लोगों ने देखा होगा तूफान में आपको तो आप बहुत ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा आप लोगों को फोर्स लगाओगे ऐसे अपर डायरेक्शन में, तब जाके आप लोग जा पाओगे, लेकिन तब भी आपकी स्पीड क्या हो जाती है, नॉर्मल स्पीड से कम हो जाती है, इसलिए नॉर्मल स्पीड से अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। बच्चों को यही नहीं पता होता कि आपको माइनस करना है या ऐड करना है, ठीक है। अगर अपस्ट्रीम में अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड कम होएगी तो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है। कभी भी देखना जब हवा इस साइड से चलती ना, कभी हम बोलते ना ये तो हवा में उड़ जाएगा, मान लो ऐसे ऐसे चला और हवा का झोंका है वो तो ऑब्वियसली भाग के आगे चला जाएगा, ठीक है। जैसे एक कार है, एक पुल है, ऐसे पुल कैसे है, ऐसे पुल है, ठीक है। कार जब हम लोग पुल पे ऐसे नीचे जाते हैं तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि पुल की डायरेक्शन क्या है, नीचे जा रही है। लेकिन वही सेम जब हम पुल में ऊपर चढ़ेंगे तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है और हमारी स्पीड भी कम हो जाती है, ठीक है। कभी कभार तो हम क्या करते हैं, जब हम नीचे जाते हैं तो पैडल मारना ही छोड़ देते हैं साइकिल वगैरह का, वो अपने आप भागते भागते चली जाती है, ठीक है, क्योंकि हम जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं। तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम ऑफ बोट क्या होगी, 18 + x किलोमीटर आर। उसकी स्पीड क्या हो जाती है, वहां पे इंक्रीज हो जाती है, उसकी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और कितना डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है, उसको टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है आपको, 24 किलोमीटर, एंड टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 24 किलोमीटर। तो मुझे क्या निकालनी है, मुझे तो स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, मुझे तो ये x की वैल्यू निकालनी है। मेरे पास अप स्ट्रीम और बोट और डाउन स्ट्रीम मैं ऐसे लेके चली, कब आया है, जब मैंने स्ट्रीम की वैल्यू क्या मानी थी, x मानी थी, स्पीड क्या मानी थी मैंने, स्ट्रीम की x मानी थी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन कहता है कि जब वो अपस्ट्रीम में जाएगी वो 1 घंटा ज्यादा लेता है उस डिस्टेंस को कवर करने में एज कंपेयर टू जब वो डाउन स्ट्रीम में होगा, ठीक है। जब मैं अपस्ट्रीम में जाऊंगी तो वो क्या होएगा, 1 घंटा ज्यादा लेता है, टाइम ज्यादा कंज्यूम करा है, टाइम ज्यादा कंज्यूम करा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कुछ नहीं करना है, हमें कहने का मतलब ये है कि जब टोटल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम माइनस टोटल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, और इन दोनों की स्पीड में कितना डिफरेंस है, 1 का, मतलब 1 घंटे का। ये क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू या स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम इधर आ गया, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, वही चीज मैंने लिखी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 1 घंटा ज्यादा लेता है, कोई चीज ज्यादा समय लेगी तो ऑब्वियसली उसकी क्वांटिटी क्या होगी, बड़ी होती है। जैसे ये अगर इसने 2 घंटा लिया तो इसने कितने घंटे लिए, 1 घंटा लिया, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ गया। कहने का मतलब ये है कि जब मैं अपस्ट्रीम में से जिसने ज्यादा टाइम लिया उसमें से कम टाइम वाले को सबट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे पास कितना डिफरेंस आएगा, 1 डिफरेंस आएगा। सारी वैल्यूज पुट कर दो, सारी चीजें आप लोगों को पता है। टोटल डिस्टेंस कितना है, 24, और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम तो कितनी है, 18 - x, माइनस टोटल डिस्टेंस कितना है 24, और स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कितनी है 18 + x, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। सारी चीजें आप लोगों को पता है, बस क्लिक करने की जरूरत होती है कि कहां पे किस चीज की क्या वैल्यू रखनी है।
कि अकॉर्डिंग टू आपके, और आप ये तो आसानी से सॉल्व कर लोगे, यहाँ से 24 कॉमन आ गया, यहाँ पे मैं क्या ले लूंगी, एलसीएम ले लूंगी, 18 माइनस एक्स इंटू में 18 प्लस एक्स, एलसीएम आ जाएगा, इसको इसके साथ इसके साथ, तो आ जाएगा आपका 18 प्लस एक्स, या नॉर्मल लेके चलो, जिसको नहीं समझ में आया कि ऐसे कैसे करा, 24 कॉमन है, यहाँ पे बच गया 1/18 माइनस एक्स, यहाँ बच गया 1/18 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 24। अब एलसीएम लेना, एलसीएम लेके सोल्व करना, सारी चीजें आ जाएंगी आप लोगों के पास, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, मतलब आपके पास स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब इसका और वाला पार्ट देखते हैं, और वाले पार्ट में क्या कह रहा है ये हमसे, ठीक है। और वाला पार्ट भी बिल्कुल सेम ही है, बिल्कुल सेम है, जो फॉर्मूला यहां लगा है ना आपका, सेम क्वेश्चन दे रखा है कि टोटल डिस्टेंस ऑफ स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम माइनस टोटल डिस्टेंस स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, मतलब जिसने ज्यादा समय लिया उसमें से मैं कम समय लेने वाले को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, और वो सब्ट्रैक्शन का डिफरेंस कितना दे रखा है, 1 घंटा, कितना घंटा ज्यादा लिया है, 1 ही घंटा, मान लो मैंने 2 घंटे लिए हैं, इसने 1 घंटा लिया है, तो दोनों के कितना घंटा ज्यादा हो गया, कितना एक्स्ट्रा आवर्स गया है, 1 आवर एक्स्ट्रा गया है, सेम है, कितना 2 में से -1 कर दूं, कितना गया, 1 घंटा, 1 घंटा ज्यादा लिया गया है, या उसने 1 घंटा कम लिया है, मेरे लिए कहोगे तो 1 घंटा मैंने ज्यादा लिया है, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। चलिए इसमें क्या कहता है वो कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम लेती है किसी पैसेंजर ट्रेन से, ठीक है। किसके टाइम में से माइनस करवाऊंगी मैं, पैसेंजर के में से एक्सप्रेस के टाइम को माइनस करवाऊंगी, क्यों करवाऊंगी, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन ने टाइम ज्यादा लिया, यहीं से देख लो कि पैसेंजर ट्रेन ने टाइम ज्यादा लिया है तो उसकी क्वांटिटी बढ़ी है। अब मैं यहाँ पे आपको रिलेट कराते नहीं बैठूंगी चीजें, अब मैं आप लोगों को चीजें कनेक्ट करवानी सीखूंगी, ठीक है। 1 घंटा जिसने ज्यादा लिया है उसमें से मैं जिसने कम टाइम लिया है उसको सब्ट्रैक्ट करवा दूंगी, तो मेरे पास किस चीज की वैल्यू आ जाएगी, जो मुझे चीज चाहिए है, मतलब एवरेज स्पीड की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी ट्रेन के, ठीक है। सेम जैसे मैंने यहाँ पे स्पीड मानी थी, लेट एक्स बी द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मैं यहाँ पे क्या लेके चलूंगी, लेट एक्स इज द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन, एक्स क्या लेके चली, मैं अपनी एवरेज स्पीड लेके चली, ठीक है। ठीक है, किसी एक की भी लेके चलो, जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे पेशेंट, सॉरी वो थोड़ा सा कॉल आ रहा था इसलिए कट कर रही थी मैं। अगर मैं पैसेंजर ट्रेन की एक्स एवरेज स्पीड लेके चलूंगी तो मेरे पास एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या बनेगी, देख लेते हैं कि द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर, मतलब 11 किलोमीटर ज्यादा, 11 किलोमीटर प्रति आवर ज्यादा एवरेज स्पीड है एज कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन। सबने देखी होगी कि पैसेंजर ट्रेन बहुत धीरे धीरे चलती है, जो लोकल ट्रेन से ट्रैवल करते हो, जो आपकी जैसे वंदे भारत होगी बहुत स्पीडली चलती है, मतलब उसकी स्पीड क्या होती है, तेज होती है। एवरेज स्पीड मतलब वो 153 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो वो चलेगी ही चलेगी, इससे ज्यादा भी चल सकती है, ठीक है। अगर मैं, ठीक है, लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, अगर एवरेज स्पीड किसी पैसेंजर ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर है तो जो एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन है वो उस पैसेंजर ट्रेन की x किलोमीटर में जब मैं 11 जोड़ दूंगी, मतलब 11 ज्यादा है, 11 किलोमीटर पर आवर क्वांटिटी ज्यादा है, मतलब उसकी 11 किलोमीटर पर आवर तो है ही है, और साथ में जितनी एवरेज स्पीड है हमारी पैसेंजर ट्रेन की उसका सम है, मतलब समेशन ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन प्लस 11, मतलब 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। जब मैं पैसेंजर की ट्रेन में पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड में 11 किलोमीटर पर आवर ऐड कर दूंगी तो वो किसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी आपके पास, एक्सप्रेस ट्रेन की आ जाएगी, किसकी आ जाएगी,
एक्सप्रेस ट्रेन की आ जाएगी। ठीक है, ये लिखते रहना, देखते रहना, ये अपने उसमें से लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात करी है कि मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला तो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस मेरे को कितना दे रखा है ट्रैवल करने के लिए, 132। कितना दे रखा है मुझे टोटल डिस्टेंस, 132। तो वहां से मैं क्या निकाल सकती हूँ, टाइम वाला फॉर्मूला पुट कर दूंगी। मुझे स्पीड और डिस्टेंस पता है यहाँ से। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन माइनस टोटल डिस्टेंस अपॉन में एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। ये तो किसके इक्वल दे रखा है मुझे, ये तो मुझे एक के वन के इक्वल दे रखा है। कहां दे रखा है, देखो लिखा था यहाँ पे कहीं पे, हाँ ये लिखा, देखो दोनों के टाइम के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 घंटा का डिफरेंस है। मतलब जो हमारी जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो तो 1 घंटा पहले ही पहुंच गई, और जो पैसेंजर ट्रेन है वो 1 घंटा ज्यादा लेगी। मान लो एक्सप्रेस ट्रेन ने 132 किलोमीटर ट्रेवल करने में 4 घंटे लगाए हैं, तो हमारी पैसेंजर ट्रेन ने कितने लगाए होंगे, 5 घंटे लगाए होंगे। ठीक है, वही चीजें हैं, कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में, 1 का ही डिफरेंस है। और ये तो किसका फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में 3, क्योंकि ये टाइम दे रखा है कि 1 घंटा मुझे ज्यादा लगा है। तो फॉर्मूले में पुट कर दो 132, एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन तो कितनी थी, x किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना है 132, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन तो कितनी थी, एवरेज इसकी थी 11 प्लस x इज इक्वल्स टू 1। सिंपल सॉल्व करना है, सेम एज इट इज मोटर बोट स्ट्रीम वाले क्वेश्चन की तरह। आपका यहां से आपका सेक्शन डी भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम, ये सॉल्व कर लेना सब लोग, और ये किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर और आर ये सब यूनिट्स लगाना ना भूले। मान लो अगर मुझे ये किलोमीटर में दे रखा है, अगर मान लो मुझे 132 मीटर्स में दे रखा होता तो मैं अपनी एवरेज स्पीड में किसमें लेके चलती, मीटर पर आर में, मीटर पर ऐसे सेकंड में। ठीक है, मीटर पर सेकंड, फिर मुझे आर्स को भी कन्वर्ट करना पड़ता। आप लोगों को पता होगा कि हमेशा हम यूनिट सिस्टम्स को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है आपकी केस स्टडी। क्या है आपकी केस स्टडी, पढ़ो इस केस स्टडी को। क्या है, एक केस स्टडीज आपके नॉर्मल मैथ्स के क्वेश्चंस ही हैं, बस इनको ऐसे तोड़ तोड़ के दे दिया था, नहीं क्या मजा आ रहा था। नॉर्मल क्वेश्चंस दे देते भाई, 4 नंबर के वो और 4 नंबर के वो। ठीक है, आई होप सबको केस स्टडी दिख रही होगी। हाँ चलो देखो भाई क्या कह रहा है ये कि पढ़ो, इन द मंथ ऑफ अप्रैल, कि अप्रैल के महीने में, अप्रैल के महीने से लेके जून 2022 तक द एक्सपोर्ट ऑफ पैसेंजर कार्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड बाय 26%। कितने रेट से इंक्रीज हो गया, 26% से इंक्रीज हो गया। मान लो पहले, अभी मैं रफली बता रही हूँ, परसेंटेज से मत जोड़ना, कि मान लो मैं अगर अप्रैल में मैंने 4 गाड़ियां एक्सपोर्ट करी, तो मैंने मई में 5 गाड़ियां करी, जून में मैंने 8 गाड़ियां करी, मतलब इंक्रीज ही हुआ है मेरा गाड़ियों का एक्सपोर्ट, कम नहीं हुआ है। और बॉयज तो बहुत अच्छे से समझेंगे ये सारी चीजें, कार से रिलेटेड चीजें, कि हाँ भाई उनको तो पता होता है कि इस महीने में इतना एक्सपोर्ट हुआ, इस महीने में इस कार की इतनी बिक्री हुई है, तो सब बॉयज को तो बहुत इंटरेस्ट होता है इन सब चीजों में। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला कि अप्रैल से जून तक जो हमारे कार्स का जो एक्सपोर्ट है, मतलब हम जो बाहर बेचते हैं अपनी कारें, उसका वो एक्सपोर्ट कितने से इंक्रीज हुआ है, 26% से इंक्रीज हुआ है। चलिए ठीक है, इन द कॉरेस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ 2021 टू 2022, मतलब 2021 से 2020 के क्वार्टर के बीच में, मतलब हमारा 26% तक जो हमारा वो है इंक्रीज हुआ है हमारा एक्सपोर्ट एज पर रिपोर्ट। ठीक है, अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्लान्ड टू प्रोड्यूस 800 कार्स, टोटल कार्स कितनी,
800 कार्स कितने साल में? 4 साल में। एंड 2600 कार्स इन 8th ईयर। 8वें साल तक कितनी कर लेगी वो? 2600 कार प्रोड्यूस कर लेगी। एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। मतलब यूनिफॉर्मली हर साल जो कार्स का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो। मान लो इस साल 800 है तो अगले साल 900, उससे अगले साल 1000, मतलब यूनिफॉर्मली, मतलब हर एक के बीच में कितने कितने का डिफरेंस? 100 का डिफरेंस है। ठीक है, मैं लेके चली फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर अप टू 8th ईयर तक, ऐसे यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्मली फिक्स नंबर है, इंक्रीज हुआ है। मतलब मेरा पहला नंबर मान लो पहले साल में उसने 900 बनाई तो अगले साल में कितनी बनाई? 1000 बनाई। अगले साल में कितनी बनाई? 1100 बनाई। कितने रेट से इंक्रीज हो रहा है? 100 के रेट से इंक्रीज हो रहा है। 100 गाड़ियां उसने हर साल नई नई इंट्रोड्यूस करी हैं, प्रोड्यूस करी हैं। तो ये तो क्या बन गया? जिनमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है वो क्या होती है? आपकी एपी सीरीज। तो आपको क्वेश्चन से ही रिलेट करके चीजें पकड़नी है कि ये क्वेश्चन किस चीज का बन रहा है। यहां से मुझे पता चला कि यूनिफॉर्मली जो मेरा फिक्स नंबर एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है, तो कितने यूनिफॉर्म से? 100 के यूनिफॉर्म से ये मैं लेके चली। ठीक है, वो बाय ऑफ यूनिफॉर्म फिक्स नंबर, मुझे वो फिक्स नंबर निकालना है। ठीक है, चलिए करिए, ट्राई करिए, चलिए सब लोग। ऑब्वियसली सबको पता होगा एपी सीरीज, तो एपी सीरीज का फॉर्मूला तो क्या होता है? जिसको नहीं पता देख लो भाई, ये मैं रब कर रही हूं। ठीक है, मान लो फोर्थ ईयर के लिए मान लो, ठीक है, S4 मतलब AP4 के लिए ले लो, 4 इयर्स के लिए। ठीक है, इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी आपकी? फर्स्ट नंबर प्लस n-1 इंटू में d। ये आपकी एपी सीरीज होती है। जो a होती है वो आपकी फर्स्ट टर्म होती है, जो n होती है वो आपकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती है, और d जो होता है वो आपका कॉमन डिफरेंस होता है। ये आता है आपका समेशन, समेशन ऑफ द एपी सीरीज। ठीक है, पहले मैं किसने की मुझे पहली वैल्यू दे दी कि 4 साल के लिए तो कितनी प्रोड्यूस करेगा वो? 1800, 4 साल के अंदर अंदर, मतलब फोर्थ ईयर। एन की वैल्यू कितनी है आपके पास? 4 है। डी कितना है आपके पास? पता नहीं, मैं लेके चली। लेट फर्स्ट ईयर प्रोड्यूस ए कार्स। ठीक है, तो 1800 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 1800 की वैल्यू होगी a प्लस 4-1 इंटू में d। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1800 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d। ये आपकी 4 साल के लिए वैल्यू आ गई। सिमिलरली जब आपकी n की वैल्यू 8 हो जाएगी तो तब कार्स की प्रोडक्शन कितनी हो गई? 2600 हो गई। ये हो जाएगी आपके पास। फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी सेम ही है क्योंकि 8 साल तक चल रहा है, मैंने आपको बताया 1 2 3 4 अप टू 8 तक। तो 8 टर्म की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? यहां से टर्म वैल्यू आ गई आपके पास a प्लस 8-1 इंटू में d। तो 2600 इज इक्वल्स टू a प्लस 7d। ये आपके पास दो इक्वेशन बन गई। ए डी में एक तो ये इक्वेशन बन गई, ए डी में आपके पास एक इक्वेशन ये बन गई। मैं क्या करूंगी? सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या करा दूंगी? सबट्रैक्ट करा दूंगी। क्या करा दूंगी? सबट्रैक्ट करा दूंगी। तो सेकंड इक्वेशन मेरे पास ये है, फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास ये है, इसमें से मुझे क्या कराना है? सबट्रैक्ट कराना है। इससे ये कैंसिल हो गया, 7 में से 3 गया, कितना बचेगा? 4d 0 0, 16 में से 8 गया 8, d इज इक्वल्स टू, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में, तो डिफरेंस कितना आ गया आपका? 200। तो यूनिफॉर्मली पर ईयर, यूनिफॉर्मली पर ईयर वो कितने रेट से इंक्रीज हुई है? 200 कार्स आपकी हर साल इंक्रीज होती जाएंगी। अगर उसने पहले साल में 1000 कार बनाई है तो दूसरे साल में वो 1200 कार बनाएगा, तीसरे साल में कितने बनाएगा? 1400। 200 कार्स हर साल 8th ईयर तक वो बनाता
जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कितने मार्क्स का था ये? 5 नंबर का क्वेश्चन है ना ये। और कितने पार्ट्स हैं इसमें? मार्किंग स्कीम दे रखी होगी ना, मार्किंग स्कीम नहीं है, चलो इसमें पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। हाँ ये रे देखो, ये था आपका 1 नंबर का। ठीक है, अब मैंने तो वहां पे डी की वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, मैंने सोल्व कर करा के क्या आ गई मेरे पास? डी की वैल्यू आ गई। क्या आ गई मेरे पास? डी की वैल्यू 200 आ गई। मैं फर्स्ट पार्ट के लिए सोल्व करती हूँ। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट ही चल रहा है, लिखते चलना। ठीक है, ये आप यहां से लेके चलना, फर्स्ट पार्ट आपका चल रहा है ये। ठीक है, मुझे तो किसकी फर्स्ट पार्ट में किसके लिए निकालनी है? फर्स्ट ईयर की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट ईयर मतलब आपकी फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालनी है। और फर्स्ट टर्म हम क्या लेके चले थे? ए की वैल्यू निकालनी है। निकाल लेंगे अपनी ए की वैल्यू, बहुत ईजी है। इस डी की वैल्यू मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगी तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। चलो, ए प्लस 3 इंटू में 200 इज इक्वल्स टू 1800, a प्लस 600 इज इक्वल्स टू 1800, तो a इज इक्वल्स टू 1800 माइनस 600, 1200। ठीक है, यहां पे आपके फर्स्ट पार्ट की वैल्यू खत्म होगी और यहां पे जाके आपका 1 नंबर आपको मिलेगा। फर्स्ट ईयर की वैल्यू निकालना मतलब आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी? आपकी फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालनी थी। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा है इसने? नेक्स्ट पूछा है फाइंड द प्रोडक्शन इन द 12th ईयर। 12th ईयर में निकालनी है। ये तो बहुत इजी है। बहुत इजी कैसे है? यहां से हमें क्या पता चल गया? फर्स्ट टर्म पता चल गई, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, नॉर्मल वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालनी है? T12। टर्म 12 क्या होती है? फर्स्ट टर्म प्लस n की वैल्यू -1 इंटू में d, मतलब T12 इज इक्वल्स टू a प्लस 11d। a कितना है आप लोगों के पास? 1200। ठीक है, अभी पीछे निकाला था। d कितना था आप लोगों के पास? 200। ठीक है, तो 1200 प्लस कितना आ जाएगा? ये 2200। सब्ट्रैक्ट करा दो, 0 0 0 1, तो T12 आ गया आपके पास 1000। ऐड कराना, सॉरी मैंने सब्ट्रैक्ट करा दिया। 2200 में जब मैं ऐड करूंगी तो ये आ जाएगा आपके पास 3400। मैं वही सोची कम कैसे आ गई 12th ईयर में। चलो ठीक है, कुछ नहीं करना था। ये भी कितने मार्क्स का हो गया आपका? 1 मार्क्स का हो गया। आपको फर्स्ट टर्म पता चल गई फर्स्ट पार्ट से, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, तो टर्म तो आप लोग निकाल सकते हैं इजिली। एपी सीरीज में कैसे निकलती है? फॉर्मूला पुट कर दो। T12 का क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, जहां पे a होती है आपकी फर्स्ट टर्म, d होता है आपका कॉमन डिफरेंस, एंड जो भी n की वैल्यू में से एक घटा देते हैं। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है? फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 10 ईयर्स। अब मुझे क्या निकालना है? समेशन निकालना है एक एपी का। मुझे टोटल प्रोडक्शन निकालना है अब। और इसके और में क्या दे दिया मुझे? और में मुझे दे दिया कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल बी द प्रोडक्शन रीचेस टू 3100 कार्स। अब मुझे क्या निकालनी थी? एन की वैल्यू निकालनी थी। चलिए सेकेंड वाला पार्ट करते हैं कि वो 31,200 प्रोडक्शन तक कितने टाइम में पहुंचेगी। किसके लिए निकालनी है? मुझे एन की वैल्यू निकालनी है। चलिए एन की वैल्यू तो बहुत इजी होती है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, कितने के इक्वल दे रखा है? 31,000, 31,000, 31,000 इंटू में 200।
तो मुझे तो यहाँ तक किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है, कितने सालों में हमारी प्रोडक्शन 31,200 हो जाएगी। ए आपको पता है कितना है 1200, डी आप लोगों को पता है कितना है 200 इज इक्वल्स टू 31,200। ये इधर पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव। ठीक है, ये तो नॉर्मल इक्वेशन सब बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगी। पिछली बार की तरह गलती ना हो जाए बस। हम्म 30,000। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और ये कितने पे कट हो जाएगा 150 ठीक है। तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 150, और इधर ये 1 पॉजिटिव नेगेटिव में तो उधर जाके पॉजिटिव में, 150 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 151। मतलब 151 ईयर्स में जाके हमारी प्रोडक्शन 31,200 हो जाएगी। हर साल 200 के रेट से वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कुछ गलती तो नहीं करी है ना। चलिए आइए, चलिए नेक्स्ट केस स्टडी पे आते हैं। ये T12 वगैरह कर लेना। चलो इसका जो और पार्ट है वो करते हैं अब। फाइंड द टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन मतलब समेशन निकालना है। समेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, n/2 क्या होता है, दिख नहीं रहा क्या? ठीक है, समेशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है एपी में Sn इज इक्वल्स टू n/2 ट्वाइस a इंटू में n-1 इंटू में d। चलिए ये निकाल लेना। और n की वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोगों के पास, यहाँ पे 10 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। ठीक है, ये आपके समेशन की वैल्यू होती है। यहाँ पे हर चीज पुट करना, आपके पास टोटल प्रोडक्शन आ जाएगी 10 सालों की। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट केस स्टडी के ऊपर। ये वाला पार्ट ना, इसका जो ये और वाला है, ये वाला एक बार छोड़ना, ये अभी मत करना जो मैंने कराया है। ठीक है, ये वाला और का पार्ट मैं आप लोगों को कल कराऊंगी, क्योंकि इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा 151। नहीं, ये वाला आंसर गलत है। जब मैंने, अगर मैं नॉर्मल कैलकुलेट करूँ कि हर साल 200 की उससे इंक्रीज हो रही है, इन हाउ मैनी ईयर्स, टोटल ईयर्स निकालनी है विद द, अच्छा कितनी प्रोडक्शन है ये, टोटल ईयर्स की प्रोडक्शन है। कितने ईयर्स की प्रोडक्शन है ये, टोटल ईयर्स की प्रोडक्शन है। और टोटल ईयर्स का निकालने का फॉर्मूला मैंने जैसे अभी आप लोगों को ऊपर बताया, वो तो क्या होता है, यही तो मैं सोची कि इतना ज्यादा ईयर्स नहीं आएंगे, 151 ईयर्स नहीं आएंगे। टोटल ईयर्स निकालने के एपी में क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और यहाँ पे तुमने टोटल सबमिशन दे रखा है 31,200 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू में ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू में d। ये बीच में प्लस है भाई यहाँ पे,
ठीक है, ये होता है टोटल प्रोडक्शन निकालने का फॉर्म। मैंने वहां पे पढ़ा ही नहीं कि टोटल प्रोडक्शन दे रखी है, उस पर्टिकुलर ईयर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पर्टिकुलर ईयर की मतलब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन दे रखा था कि 12th ईयर में मेरी प्रोडक्शन कितनी होगी, सिर्फ 12th ईयर की प्रोडक्शन, सिर्फ 12th ईयर की प्रोडक्शन कितनी होगी मेरी, इतनी होगी 34, कुछ इतना आंसर आया था शायद। ठीक है, लेकिन या तो इसने बोल दिया कि टोटल इतने ईयर्स की प्रोडक्शन, कि कितने सालों की प्रोडक्शन मिला के 3100 होएगी, 31,200 होएगी। ये किसी पर्टिकुलर ईयर की, पर्टिकुलर ईयर मतलब 150th ईयर में जाके हमारी उस ईयर की प्रोडक्शन 31,200 होएगी, लेकिन टोटल ईयर्स की मिला के हमारी प्रोडक्शन 31,000 कितने ईयर्स में होगी, टोटल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मैंने ये टोटल पढ़ाई नहीं, आई एम सॉरी भाई, सॉरी, हो जाती कभी कभार टीचर से भी गलती। यहाँ पे मुझे टोटल ईयर्स की प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन बतानी है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर प्लस फोर्थ ईयर प्लस फिफ्थ ईयर अप टू सो ऑन, एन ईयर्स की प्रोडक्शन मिला के कब तक मेरी प्रोडक्शन इतनी पहुंचेगी, और पर्टिकुलर ईयर की पूछेगी कि पर्टिकुलर किस ईयर में मेरी प्रोडक्शन 31,200 होगी। उसका फॉर्मूला नॉर्मल एपी वाला, और टोटल प्रोडक्शन पूछेगा तो समेशन वाला फॉर्मूला लगता है। सॉरी, हमसे भी हो जाते कई बार गलतियां। अब यहाँ पे नॉर्मल एन की वैल्यू तो हमें निकालनी है, पता नहीं है ए की वैल्यू कितनी थी, 200 थी, n-1 इंटू में डी, और इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। डी की वैल्यू थी आप लोगों के पास ये 1200 थी, और डी की वैल्यू थी आप लोगों के पास 200। अब आएगा आपके पास एन की वैल्यू टोटल ईयर्स में, कि 10 साल में, 12 साल में, 13 साल में, 15 साल में, ये पूछ रहा है वो कि 10 सालों में जाके आपकी टोटल प्रोडक्शन 31,200 हो जाएगी। ठीक है, पर्टिकुलर ईयर की बात नहीं कर रहा था वो, सॉरी, पर्टिकुलर ईयर की बात नहीं कर रहा था वो, इसकी बात कर रहा था। अगर पर्टिकुलर ईयर की बात करेगा तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा, वरना अदरवाइज ये वाला लगेगा। चलिए अब आते हैं अपनी नेक्स्ट पे, तीनों क्वेश्चन करा दिए हैं मैंने, अब आते हैं नेक्स्ट पे। इससे पहले ये वाले भी तो है, अच्छा 38 क्वेश्चन है। ठीक है, 37 क्वेश्चन पे आगे हैं हम, फिर इसके बाद एक ही क्वेश्चन बचेगा इसमें। क्या है, चलो पढ़ो कि इन अ जीपीएस द लाइन दैट रन ईस्ट वेस्ट आर नोन एज द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, वो लाइंस जो ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, मतलब आपके ईस्ट टू वेस्ट जा रही हैं। अब अपना हम ऐसे लिखते हैं ना नॉर्मल, जब अपना ये पोल्स का डिवीजन करते हैं, ये क्या होता है आपका, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यही करते हैं ना हम लोग तो नॉर्मल अपना, शायद ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि जो लाइंस ईस्ट टू वेस्ट जा रही है वो आपकी लैटिट्यूड्स हैं, द लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ नोन एज लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये सबको पता होता है कि आपकी अर्थ होती है, ये लाइंस क्या होती हैं आपकी लैटिट्यूड्स होती हैं, ये क्या होता है आपका इक्वेटर होता है, और ये वाली लाइंस कौन सी होती हैं आपकी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। ठीक है, ऑब्वियसली इन सब का आपको पता ही होगा, ये आपके ज्योग्राफी के चैप्टर्स में आती है ये सब चीजें। चलो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या बोल रहा है ये। द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस आर इट्स कोऑर्डिनेट्स, कि कुछ कहीं पॉइंट्स पे जाके ना एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल रही है, और वो क्या हो गया, उसका कोऑर्डिनेट हो गया, कॉमन पॉइंट मान लिया मैंने। ठीक है, एंड द डिस्टेंस फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस। बता भी दिया कि आपको उन प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस निकालने के किसका यूज करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, एक पॉइंट मेरे पास x1 y1 है, एक पॉइंट मेरे पास x2 y2 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज अप्रोक्सीमेटली, मतलब जो दो पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना है आपके पास, 150 किलोमीटर दे रखा है। आ फैमिली फ्रॉम उत्तर प्रदेश प्लान्ड अ राउंड ट्रिप फ्रॉम लखनऊ, उत्तर प्रदेश से कहां से एक राउंड ट्रिप मार के आ रही है लखनऊ टू पुरी विया भुज एंड नासिक, मतलब लखनऊ पुरी भुज और नासिक का वो क्या मार के आ रही है, एक सर्कुलर ट्रिप मार के आ रही है, जैसे इस फिगर में आप लोगों को दिखाया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से चली, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से चली, फिर कहां गई वो, भुज गई,
पूरी वी पूरी कहाँ गई, भुज गई, और ये एन मतलब नासिक, ये एक ऐसे उसने सर्कुलर ट्रिप मार के आई है वो, ठीक है। नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो वो इसका एक राउंड ट्रिप मार के आई है, ये देख लेना। अब क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हमारा क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ टू भुज। मुझे क्या निकालना है, मुझे लखनऊ से भुज के बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। सेकंड पार्ट क्या कहता है, इफ कोटा, जो कोटा जो प्लेस है वो इंटरनली डिवाइड कर रही है, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला सबको आता होगा, क्या होता है, ये होता है कि ये कोई m/n है, ये x1, y1 पॉइंट है, ये x2, y2 पॉइंट है, ठीक है। तो इंटरनल डिवीजन कैसे होती है आपकी, इंटरनल डिवीजन मतलब ये मान लो x और y पे कट कर रहा है, तो x की वैल्यू किसके इक्वल होगी आपकी, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। सिमिलरली फॉर y, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ये इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला होता है। रेशियो आप लोगों को दे रखा है, तो मुझे कोटा के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मुझे किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, कोटा के कोऑर्डिनेट्स निकालने। नेम द टाइप ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द प्लेसेस लखनऊ, नासिक एंड पुरी। कि जो लखनऊ, नासिक और पुरी हैं, उन्होंने कौन से ट्राइंगल फॉर्म कर लिए, इक्विलेटरल या फिर परपेंडिकुलर या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। फाइंड अ प्लेस ऑन द लॉन्गिट्यूड y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स लखनऊ एंड पुरी। मुझे एक मतलब इक्विडिस्टेंस का मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगी, वहां से मुझे क्या मिल जाएगा, मतलब मिड पॉइंट जो इससे भी इतनी ही दूरी पे हो और इस मतलब पुरी और लखनऊ से सेम दूरी पे वो लाई करे, इक्वल डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दूंगी मिडिल पॉइंट का। ओवरव्यू दे दिया है, ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व करोगे अब, ठीक है। अब तो आप लोगों को बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, ये लाइटिंग बंद कर दी है मैंने। ये देखो, आपको ये अगर किसी को दिख रही हो तो यहाँ से आप x1 और x2 की वैल्यू निकाल सकते हो। ये आपको x एक्सिस और y एक्सिस दे रखा है, ठीक है। आप ये सोचोगे ना कि मैम आपने अभी मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला तो बता दिया, ये x1 x2 माइनस x2, लेकिन ये x1 x2 की वैल्यू कहाँ से लाऊं, ये यहाँ से आएगी। ये जो आपको x एक्सिस और y एक्सिस की लाइन दे रखी है ना, यहाँ से आएगी। ये कौन सा पॉइंट है आपका, चेक कर लेना, ये कौन सा पॉइंट बन रहा है चेक कर लेना, मतलब इस हिसाब से चेक कर लेना अपने x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यूज को, ठीक है, कि ये कितनी बन रही है, ये कितनी बन रही है। यहाँ पे थोड़ा ग्राफ ब्लर है, उसमें इसमें भी ब्लर है थोड़ा सा, पीडीएफ में भी, क्वेश्चन पेपर होता तो बहुत अच्छे से दिख जाता। लखनऊ एंड भुज, भुज कहाँ पे पड़ रहा है तुम्हारा, हाँ ये भुज है, इसका और इसका मुझे डिस्टेंस निकालना है। ये देखो, ये यहाँ पे पड़ रहा है, ये यहाँ पे पड़ रहा है, ये देख लेना ये कहाँ पे पड़ रहा है। ये आपका पड़ रहा है 0,7 समथिंग पे, और ये 5 है यहाँ पे, ठीक है। जब ये यहाँ से इस टाइप से पड़ रहा है तो ये चेक कर लेना अपने ग्राफ के हेल्प से कि ये पॉइंट कितना है और ये पॉइंट कितना है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। और इंटरनल डिवीजन का मेथड का फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो इंटरनल डिवीजन में वहाँ पे m आपको रेशियो दे रखा है, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उसके बाद आप नॉर्मल
और वाले पार्ट में करेंगे तो इसमें इक्वी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। चलिए अब लास्ट आते हैं अपने लास्ट केस स्टडी पे। आज ये पेपर खत्म है, आप लोग यहाँ से पढ़िए। केस स्टडी मैं अपने फोन से पढ़ती हूँ कि लास्ट केस स्टडी क्या कहती है। ये कहती है कि लक्ष्मण झूला इज लोकेटेड 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द सिटी ऑफ ऋषिकेश, कि ऋषिकेश के 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में जो है हमारा लक्ष्मण झूला। ऑब्वियसली जो लोग हरिद्वार गए होंगे उन्होंने तो लक्ष्मण झूला देखा ही है, मैंने नहीं देखा लक्ष्मण झूला आज तक, ठीक है ना, मैं कभी हरिद्वार गई हूँ। चलो क्या कहता है वो, इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। अच्छा ऋषिकेश उत्तराखंड में है, तो ये भी नहीं पता था। द ब्रिज कनेक्ट्स द विलेजेस ऑफ तपोवन टू जोंग। द तपोवन इज इन तेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ रिवर, वाइल जोंग इज इन पोरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑन द ईस्ट बैंक। लक्ष्मण झूला इज पेडेस्ट्रियन ब्रिज ऑल्सो यूज्ड बाय मोटर बाइक्स, इट इज अ लैंडमार्क ऑफ ऋषिकेश। ये उसके बारे में थोड़ी चीजें बताइए कि ये कहाँ लाई करता है। ये लक्ष्मण झूला है। अरे वाह यार, दिख रहा है, हाँ बहुत अच्छे से क्लियरली दिख रहा होगा। ये लक्ष्मण झूला है। मेरे को मैं पहले सोचती थी झूलने की चीज होगी, पर ये तो ब्रिज है, ठीक है। तो इसमें एंगल्स दे रखे हैं आपको कुछ, ये 30 है, ये 30 है और ये 60 डिग्री है। तो अब यहां से तो चलेगा कि हमें क्या निकालना है। चलो मुझे क्या निकालना है, मुझे डिस्टेंस ऑफ पी ए निकालना है, मुझे डिस्टेंस ऑफ पी बी निकालना है, and find the width of AB of the river, find the height of the BQ, angle of elevation P to Q be 30। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये मान लो ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे तुम्हारा यूज होने वाला है। चलो ठीक है, पहले मुझे क्या निकालना है, पी ए निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी ए। चलो भाई, अगर किसी को फिगर दिख रही है तो अच्छी बात है, मुझे तो यहाँ पे ब्लर दिख रही है, मैं तो अपने फोन में तो मैं तो दिख रही होगी अच्छे से, ठीक है। एंगल्स दे रखे हैं। अब मैं ना यहाँ पे, अब तुम लोग तो डिस्टेंस फॉर्मूला का, अगर हमें यहाँ पे डिस्टेंस वगैरह पता होता या कोऑर्डिनेट्स वगैरह पता होते तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे ना मुझे कोई कोऑर्डिनेट्स पता ना, मैं यहाँ पे कोई एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की हेल्प से निकाल सकती हूँ। ये जो पॉइंट है आपका, ये कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है, और ये आपका क्यू पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, और ये आपका आर पॉइंट है। ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये एंगल आपका 60 डिग्री है, ये एंगल आपका 30 है, ये एंगल 30 है। आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा कि ये 60 एंगल किस किस के बीच में बन रहा है, ठीक है। मुझे तो किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, पी ए का डिस्टेंस निकालना है, मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है। किसका डिस्टेंस निकालना है, इसका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ये एक ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ऑब्वियसली कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा आपके पास, क्या लगेगा, साइन कोस का फॉर्मूला लग जाएगा भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये तो कितना बन गया, इंटीरियर एंगल की हेल्प से ये भी कितना हो गया आपका 60 डिग्री हो गया, ये भी कितना हो गया आपके पास 60 डिग्री हो गया। तो पी ए अपॉन में कोई भी एक साइन या कोस का फॉर्मूला लग जाएगा। चलो आगे पढ़ते हैं। A group of class students visit the Rishikesh in Uttarakhand on a trip. They observed from point P on a river bridge the angle of depression of opposite bank of the river are 60. बता दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 60 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। द हाइट ऑफ द ब्रिज इज अबाउट 18 मीटर्स, मतलब इस ब्रिज की हाइट कितनी है 18 मीटर्स फ्रॉम द रिवर, मतलब इसकी वैल्यू पता चल गई आपके पास, कितनी है 18 मीटर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये क्या है आपकी हाइपोटेन्यूज है अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्राइंगल। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो क्या होता है आपके पास साइन होता है, कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो क्या होता है साइन होता है, और एंगल कितना है आपके पास साइन 60, साइन 60 अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है साइन 60 की वैल्यू, परपेंडिकुलर कितना है
साइन 60 की वैल्यू पुट करना, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, पी ए है, हाइट कितनी है आपके पास, सॉरी हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 18 है, हाइपोटेन्यूज आपके पास पी ए है, साइन 60 की वैल्यू पुट करना, आपके पास यहाँ से पी ए का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3 बाय, साइन 60 होता है आपका √3/2, ये आपको 18 दे रखी है, ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर लेना, यहाँ से आपकी डिस्टेंस आ जाएगा पी ए का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या निकालना है आपको, पी बी का डिस्टेंस निकालना है। किसका डिस्टेंस निकालना है, पी बी का डिस्टेंस निकालना है। सेम, ये आपके पास पी है, ये आपके पास बी है, तो आपके पास ये वाली ट्राइंगल दे दी आपको, ये वाली मैं दूसरे पेन से कर लेती हूँ, चलो ये वाली ट्राइंगल है अब आपके पास। ठीक है, सेम आपके पास ये भी कितने एंगल का है, 90 डिग्री का है, और ये एंगल कितना है आपके पास 30 डिग्री है, तो यहां से भी वही इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा दो, ये एंगल भी कितना हो गया आपके पास 30 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी आपको कितना पता है 18 पता है, और क्या निकालना है, ये निकालना है सिंपल साइन वाला फॉर्मूला लगा दो, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज 18 अपॉन में पीसी साइन 30 का वैल्यू पुट कर देना। सेम है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन 30 इज इक्वल्स टू पी सी अपॉन में पी बी, सेम डिस्टेंस ऑफ पी बी आ जाएगा। चलो फाइंड था, अब क्या निकालनी थी मुझे, रिवर की विड्थ निकालनी थी, इजी है। फाइंड द हाइट बी क्यू, बी क्यू भी आप आराम से निकाल सकते हो पूरी, जितनी ये होएगी उतनी ये होएगी। हाँ, थर्ड पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये बहुत इजी है, और यहीं इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन पेपर था जो सीबीएसई ने रिलीज करा था वो मैंने पूरा करा दिया है। आप लोग दोबारा से एक बार सारा टाइमर लगा के 3 घंटे में ये पेपर सोल्व करने की कोशिश करना। जिन क्वेश्चंस के बेसिक में आपको डाउट आए वो कमेंट्स करके मुझे बताना, मैं आप लोगों के वो दोबारा से क्वेश्चंस रिपीट करा दूंगी। अब मैं कल एमएस मतलब आपका एमएससी बोल रही हूँ, मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड वाला पेपर शुरू करवाऊंगी। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।